नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, अपने राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति का अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके संदर्भ में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले अपने जानकारी हासिल करेंगे क्रांति से पूर्व राजपूताना की राजनीतिक स्थिति, जिसमें अपने जो राजपूताना अंग्रेजों के अधीन हुआ था, या कह सकते हैं राजपूताना में ब्रिटिश आधिपत्य, यानी क्रांति से पूर्व 1857 से पूर्व राजपूताना में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे जी। यदि अपन बात करें कि जो राजपूताना सन 1570 के नागौर दरबार से मुगलों के अधीन हो गया था, वो राजपूताना कालांतर में आगे चलकर किस प्रकार से अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि राजपूताना को या राजस्थान को अंग्रेजों के साथ संधियां करके उनके अधीन होना पड़े। तो यदि बात करें, जब राजपूताना मुगलों के अधीन था, जब मुगल साम्राज्य का हो जाता है जी पतन, और पतन होने के बाद में भारत में 3 प्रमुख शक्तियों का उदय होता है, जिसमें मुख्य सिख और मैसूर, व एक बात करें तो मराठा, और जिसमें खूंखार जो शक्ति थी वो थी मराठा। यानी राजपूताना में जब से मराठों के आक्रमण शुरू होते हैं, परंतु इनके जो आक्रमण होते थे, इन आक्रमणों में इनका जो सहयोग करने वाली एक सैन्य जाति थी वो थी पिंडारी, और पिंडारियों के कारण ही मराठों की शक्ति है वो दुगुनी हो जाती है, और मराठा आक्रमण करते हैं। मराठा राजस्थान में राजपूताना में हस्तक्षेप करते हैं, और जो मराठों ने यदि बात करें राजस्थान में सबसे पहले हस्तक्षेप किया था, वो सन 1734 में बूंदी रियासत में किया था। कौन सी रियासत में? बूंदी रियासत में। होता क्या, बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह। कौन था? बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह, और जिनकी पत्नी का नाम होता है अमर कुंवरी। और बुद्ध सिंह के प्रारंभ में संतान थी नहीं, इसलिए बुद्ध सिंह ने एक करवड़ के जागीरदार के पुत्र दलेल सिंह को यहाँ का शासक घोषित कर दिया था। कुछ समय बाद में अमर कुंवरी ने जन्म दिया था उमेद सिंह को। किसको साहब? उमेद सिंह को। यहाँ बुद्ध सिंह ने घोषित कर दिया दलेल सिंह को, अमर कुंवरी ने पुत्र को जन्म दे दिया। इसलिए उमेद सिंह व दलेल सिंह के मध्य कह सकते हैं राजगद्दी को लेकर या बूंदी राज्य में जब उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उसी दौरान अमर कुंवरी ने मराठों को बुलाया था। मराठे का नाम आता था मल्हार राव होलकर, और मल्हार राव होलकर को अमर कुंवरी बुलाती है, और मल्हार राव होलकर ने दलेल सिंह के स्थान पर बूंदी का शासक किसको बनाया था? उमेद सिंह को बनाया था। ये प्रथम जो बार है जब मराठों ने सन 1734 में बूंदी में हस्तक्षेप किया। मराठा शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए राजपूताना के शासक सन 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन भी करते हैं। कौन सा जी? हुरडा सम्मेलन। परंतु जो ये हुरडा सम्मेलन था, ये हुरडा सम्मेलन रहता है असफल, क्योंकि जो हुरडा सम्मेलन मेवाड़ में हुआ था, और हुरडा सम्मेलन के जो शासक जो थे इस सम्मेलन में, वो एक दूसरे के अधीन होकर किसी शक्ति के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे, या कह सकते हैं मराठों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे। जो सारे शासक अपना अपना आधिपत्य जो स्थापित करना चाहते थे, इसलिए हुरडा सम्मेलन होता है असफल। यह नहीं कि बूंदी में ही जो हस्तक्षेप करके मराठों ने अपना हस्तक्षेप यही रोक दिया था। इसके बाद में मराठों ने जो प्रमुख रियासत थी हस्तक्षेप करने वाली, वो थी जयपुर रियासत, क्योंकि जब जयपुर रियासत में होता है साहब उत्तराधिकार संघर्ष शुरू, और जयपुर रियासत में जो उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ था वो सवाई जयसिंह के 2 पुत्रों के मध्य हुआ था। एक का नाम है साहब ईश्वर सिंह, तो दूसरे का नाम है माधो सिंह। क्या नाम है जी? माधो सिंह। और एक का नाम है ईश्वर सिंह। और इस दौरान जो मराठे हैं वो मराठे राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध, यहाँ पर तुंगा का युद्ध ले लो, चाहे पाटन का युद्ध ले लो,
यानी जितने भी चाहे मालपुरा के युद्ध ले लो, ये सारे के सारे मराठों ने लड़े थे। यहाँ जयपुर रियासत में इस उत्तराधिकार संघर्ष में प्रारंभ में ईश्वर सिंह को विजय जरूर प्राप्त हुई थी, परंतु ईश्वर सिंह के द्वारा ईश्वर लाट से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेना ही उसके जिम्मेदार भी कौन होते? मराठे होते। क्योंकि मराठों ने युद्ध में जब सहायता देते थे तो ये धन के बदले सहायता देते थे, और मराठा व पिंडारी तो ये दो वो जातियां हैं, यानी जिसके पास धन है दोनों का आप सैन्य उपयोग कर सकते हैं। इसलिए जो ईश्वर सिंह था, ईश्वर सिंह ईश्वर लाट से कूद कर जो अपनी आत्महत्या कर लेता है, वो उसके पीछे भी मराठों का ही, जो उनको ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसके बाद में इनका जो ऐसी राजपुताना की कोई रियासत नहीं थी जो मराठों के हस्तक्षेप से बची। हालांकि जो दो रियासत हैं, जिनमें एक रियासत का नाम आता है जैसलमेर, तो दूसरी रियासत का नाम आता है बीकानेर। इन दो रियासतों को छोड़कर मराठों ने राजपुताना की समस्त रियासतों में हस्तक्षेप किया था। चाहे वो मेवाड़ रियासत हो, मेवाड़ ने भी मराठों को जो चौथ वगैरह देना निर्धारित किया था। हालांकि जो मराठों की एक मल्हार राव होलकर है ना, इनका पुत्र था खांडे राव, और खांडे राव की पत्नी थी अहिल्याबाई होलकर। और अहिल्याबाई होलकर ने तो केवल धमकी भरे एक पत्र से मेवाड़ राज्य का निम्बाहेड़ा क्षेत्र जो था वो निम्बाहेड़ा हड़प लिया था। निम्बाहेड़ा क्षेत्र केवल और केवल एक पत्र के माध्यम से। यानी कहने का मतलब ये है, ये वो दौर है, यानी सन 1734 से लेकर 1800 मध्य का वो दौर है जिस दौर में मराठों ने यहाँ पर राजस्थान में अपना आतंक बिछा रखा है। ऐसा कौन हो जो मराठों के विरुद्ध अपनी सहायता करे? क्या मुगल बादशाह से यहाँ पर उम्मीद जगाई जा सकती है? नहीं, क्योंकि जो मुगल बादशाह स्वयं थे, शाह आलम की बात कर लो तो शाह आलम स्वयं 1765 की इलाहाबाद की जो संधि होती है, उस संधि के तहत अंग्रेजों की ये कठपुतली बन चुका था शाह आलम के बाद अकबर द्वितीय मुगल बादशाह बना था, वो स्वयं जो था वो इन्हीं की अंग्रेजों की छत्र छाया में शासक बनता है। तो मुगलों से सहायता प्राप्त करना तो बिल्कुल व्यर्थ था। यानी वो तो सहायता देने की खुद स्वयं की सहायता नहीं कर पा रहे थे मुगल बादशाह, तो यहाँ राजपुताना की सहायता क्या करेंगे? अब सहायता के क्रम में यदि दूसरी कोई जाति इनकी सहायता कर सकती है तो वो थे साहब अंग्रेज। और अंग्रेज यही चाह रहे थे कैसे भी करके मराठों के विरुद्ध हमें कोई सहायता के लिए पुकारे। अब यदि यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन तैयार होता है, यदि अंग्रेजों की बात करें तो वो कौन राजपुताना का शासक था जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से सहायता मांगी थी? तो अंग्रेजों से सहायता मांगने वाला प्रथम जो राजपुताना का शासक होता है वो मारवाड़ का शासक होता है, और मारवाड़ का शासक का नाम आता है विजय सिंह। और मारवाड़ के शासक विजय सिंह ने उस दौरान सन 1781 की बात है सर, और 1781 में अंग्रेज का नाम आएगा वारेन हेस्टिंग्स, और इस वारेन हेस्टिंग्स से सहायता मांगी थी किसके लिए? राजपुताना के लिए। किसके विरुद्ध मांगता ये विजय सिंह सहायता? मराठों के विरुद्ध। क्या वारेन हेस्टिंग्स उस दौरान राजपुताना की सहायता करता है? क्या विजय सिंह के द्वारा लिखे हुए पत्र पर अंग्रेजों ने ध्यान दिया था? नहीं दिया था। नहीं देने के पीछे कारण यही था कि सन 1782 में जो अंग्रेज व मराठे हैं उनके मध्य एक संधि हो गई थी, सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि के तहत जो मराठे व अंग्रेज हैं एक दूसरे के छीने हुए जो क्षेत्र हैं वो पुनः लौटा देते हैं। इसलिए सालबाई की संधि अंग्रेजों के फेवर में थी। इसलिए अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम इस दौरान मराठों से पंगा लें व राजपुताना की सहायता दें। तो यहाँ से यही ध्यान रख लेना कि अंग्रेजों से सबसे पहले सहायता मांगने वाला या पत्र व्यवहार करने वाला मारवाड़ का शासक विजय सिंह होता है, परंतु अंग्रेजों ने सहायता नहीं प्रदान की थी। उसके बाद में यदि अपन बात करें, यदि हमें बचा सकते हैं तो अंग्रेजों ने फिर राजपुताना के साथ में संधि करना शुरू किया। अब देखो, यदि अंग्रेज सर्वप्रथम जो राजपुताना के साथ संधि करते हैं तो वो है जी लॉर्ड वेलेस्ली की, लॉर्ड
वेलेजली की सहायक संधि, कौन सी? लॉर्ड वेलेजली है, उस लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली है भैया, ये उसकी कौन सी है? संधि है सहायक संधि। और लॉर्ड वेलेजली सन 1798 से लेकर 1805 यहाँ के गवर्नर रहे थे भारत के, और उन्होंने जो संधियां की थी सहायक संधि। हालांकि सबसे पहले वेलेजली ने सहायक संधि भारत में हैदराबाद रियासत के साथ की थी। अपन राजपूताना की बात कर रहे हैं, तो राजपूताना में इन्होंने सर्वप्रथम संधि की थी भरतपुर के साथ। किसके साथ साहब? भरतपुर के साथ। और भरतपुर के साथ ये जो संधि की जाती है वो की जाती है 29 सितंबर सन 1803 में। किसके साथ? भरतपुर के साथ। और भरतपुर के किस शासक के साथ की थी ये संधि? रणजीत सिंह के साथ। सहायक संधि के तहत रणजीत सिंह, आप किसी भी जो दूसरों जो शासक हो जो हमारी खिलाफ है उनको आप शरण नहीं दे सकते, किसी की सहायता नहीं दे सकते, परंतु साहब जाट शासक रणजीत सिंह है वो मराठों को देता है शरण। और जब मराठों को शरण देता है, इसी कारण इस सहायक संधि को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा भरतपुर के साथ की गई सहायक संधि को रद्द कर दिया जाता। रद्द करने के पीछे कारण था कि शासक रणजीत सिंह ने मराठों को शरण दी थी। उसके बाद में जो लॉर्ड वेलेजली है, इन्होंने एक संधि की थी जिस संधि का नाम आता आक्रमणात्मक व रक्षात्मक। आक्रमणात्मक व रक्षात्मक संधि। और ये जो आक्रमणात्मक व रक्षात्मक जो संधि की थी लॉर्ड वेलेजली के समय हुई थी, वो राजस्थान की रियासत अलवर करती है जी। कौन करती है? अलवर करती है। और अलवर ने ये संधि कब की थी? 1803 में की थी। और अलवर का शासक था बख्त सिंह। कौन होता है साहब? अलवर का शासक बख्त सिंह होता है, जिसने ये आक्रमणात्मक व रक्षात्मक संधि की थी। अब देखो, जो सर्वाधिक राजपूताना के साथ में संधि होती है वो संधि होती है लॉर्ड हेस्टिंग्स की। लॉर्ड हेस्टिंग्स है, न कि वारेन हेस्टिंग्स। और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो संधियां की थी वो है साहब अधीनस्थ संधियां। कौन सी संधियां हैं? अधीनस्थ संधियां। और अधीनस्थ संधियां करने वाला अंग्रेज कौन था? तो वो नाम आएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजस्थान के साथ अधीनस्थ संधियां की थी। और जो इन संधियों का करने के लिए राजपूताना में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जिस बंदे को नियुक्त किया था उसका नाम आता है चार्ल्स मेटकॉप। यानी चार्ल्स मेटकॉप को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है और चार्ल्स मेटकॉप ही ये संधियां करता है। कौन सी? अधीनस्थ संधियां। और चार्ल्स मेटकॉप का सहयोगी था राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टॉड। कौन होता है साहब? कर्नल जेम्स टॉड। अब देखो, यदि अधीनस्थ संधि जो रियासत करती है सर्वप्रथम, तो वो रियासत थी साहब करौली। कौन सी होती है? करौली रियासत होती। करौली रियासत ने 15 नवंबर सन 1817 में जो करौली का शासक था हरबख्श पाल सिंह, और इस हरबख्श पाल सिंह ने ये संधि की थी। कौन सी संधि? अधीनस्थ संधि। यानी अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? तो वो हो जाएगी करौली होगी। करौली के बाद में यदि अपन बात करें अंतिम रियासत की, तो अंतिम जो रियासत थी वो 11 सितंबर सन 1823 में सिरोही। कौन सी है साहब? सिरोही रियासत है। और सिरोही का शासक था शिव सिंह। और शिव सिंह ने यहाँ अंतिम रूप से अंग्रेजों के साथ में ये अधीनस्थ संधियां की थी। इस बीच में यदि अपन बात करें तो दूसरी रियासत है, दूसरी रियासत जो टोंक थी, क्योंकि टोंक रियासत को जो बनाने का कार्य भी अंग्रेजों ने किया था। राजपूताना में कितनी रियासतों का गठन अंग्रेजों ने किया था? तो आएगी बात तो 2 रियासतों का। एक रियासत है साहब टोंक, तो दूसरी है झालावाड़। टोंक रियासत का गठन सन 1817 में अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है, तो झालावाड़ रियासत का साहब 1838 में किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। टोंक रियासत का अमीर खां पिंडारी है, झालावाड़ रियासत का मदन सिंह झाला है। कौन साहब है? मदन सिंह झाला।
और झालावाड़ रियासत इसलिए कह सकते हैं राजपूताना की सबसे नवीन रियासत है। कैसी रियासत है? नवीन रियासत, क्योंकि 1838 में बनी। हालांकि राजपूताना की सबसे प्राचीन रियासत है वो कौन सी है? मेवाड़ या उदयपुर जी। जो टोंक है, टोंक रियासत के साथ संधि ठीक 2 दिन बाद में 17 नवंबर सन 1817 में कर ली थी अंग्रेजों ने। किसके साथ की थी? तो अमीर खां पिंडारी के साथ, अमीर खां पिंडारी के साथ ये संधि कर ली थी। उसके बाद में यदि अपन बात करें तो तीसरी जो संधि की जाती है वो की जाती है साहब कोटा रियासत के साथ। और कोटा रियासत के साथ 26 दिसंबर 1817 में ये संधि की जाती है। और कोटा का कौन था? तो अपन ध्यान रहे कि कोटा में मेन शासक था उमेद सिंह। कौन होता है साहब? उमेद सिंह जो कोटा का शासक था, इसने ये संधि की थी। उसके बाद में ये तो 1817 में 3 है, 1823 में ये है। 1819 में जो संधि करती है वो रियासत है साहब जैसलमेर रियासत। और जैसलमेर रियासत का शासक था मूलराज। यहां लिख देता हूं, ध्यान में रह जाए। जैसलमेर रियासत होती है और जैसलमेर रियासत का शासक की यदि बात करें तो मूलराज ने ये अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की थी और ये साहब 1819 में। और बाकी जितनी भी रियासतें हैं वो 1818 में संधियां करती है। चाहे वो रियासत ले लो मारवाड़, मारवाड़ को क्या कह सकते हैं? जोधपुर। मारवाड़ या जोधपुर का शासक मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की थी। चाहे वो रियासत ले लो साहब बीकानेर, और बीकानेर का कौन शासक था जिसने संधि की थी? तो बीकानेर का शासक था साहब सूरत सिंह। सूरत सिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। उसके बाद में चाहे वो रियासत मारवाड़ का एक हिस्सा था किशनगढ़, और किशनगढ़ की बात कर लो तो किशनगढ़ का साहब कल्याण सिंह था। कल्याण सिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। चाहे वो बाद में आप ले लो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का कौन था जिसने अंग्रेजों से संधि की थी? तो वो आ जाएगा सामंत सिंह। प्रतापगढ़ का कौन होता है साहब? सामंत सिंह। उसके बाद में चाहे ले लो आप डूंगरपुर, कौन सी जी? डूंगरपुर रियासत। डूंगरपुर का था जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह ने क्या की थी? अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधि की थी। चाहे वो रियासत ले लो फिर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की यदि बात करें तो महाराव उदय सिंह, महारावल उदय सिंह ने अंग्रेजों के साथ में जो ये अधीनस्थ संधि की थी। उसके बाद में चाहे ले लो आप कोटा, कोटा तो आ गया। वैसे बूंदी, बूंदी का साहब बिशन सिंह था और बूंदी के बिशन सिंह ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। इस प्रकार से ये रियासतें हैं। उसके बाद में यदि अपन मेन जो देखें तो झालावाड़ है। झालावाड़ का मदन सिंह झाला को वहाँ का नियुक्त किया है जो रियासत का शासक वगैरह, तो अंग्रेजों ने किया था 1838। ये जो सहायक संधियां हैं, इन सहायक संधियों, ये जो सॉरी अधीनस्थ संधियां हैं, अधीनस्थ संधियों के तहत राजपूताना की जो समस्त रियासतें थी। अपन यदि जयपुर की बात करें साहब, जयपुर का शासक था जगत सिंह। हालांकि जयपुर की शासक जो प्रताप सिंह थे ना, सवाई प्रताप सिंह, ये सवाई प्रताप सिंह भी अंग्रेजों के साथ में 1803 में संधि कर चुके थे, परंतु अंग्रेजों ने इसको पुनः रद्द कर दिया था। फिर जयपुर के शासक जगत सिंह ने जो संधि की थी, किसने? जगत सिंह ने किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। तो जयपुर का हो गया कौन? जगत सिंह। तो अंग्रेजों के द्वारा ये रियासतों के साथ जो संधियां की गई है, इन्हीं संधियों के तहत अंग्रेजों ने ये अधिकार ले लिया था कि ये अंग्रेज हैं राजपूताना में जैसी राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करेंगे वैसी कर सकते हैं। वैसी करने में मेन जो इन्होंने किया था, तो यहाँ रियासतों में पॉलिटिकल एजेंटों की नियुक्ति की थी। ठीक है, राजपूताना में एजीजी की नियुक्ति की थी, राजपूताना में फिर दरबार लगाए थे। और अपन कल जो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे राजपूताना में अंग्रेज किस प्रकार से दरबार लगाते हैं, कौन कौन रियासतें हैं जो इनके दरबार में शामिल होती हैं। उसके बाद में राजपूताना में यदि कहीं भी
जो भी रियासतें, इन रियासतों में अंग्रेजों ने अपनी सेना तैनात कर दी थी। कहीं भी विद्रोह होता था उन्हीं की जातियों, चाहे यदि भील विद्रोह हो रहा है तो भील जो जाति हैं उन्हीं की जातियों के विरुद्ध जो भील जाति की ही बटालियन खड़ी कर दी। जैसे जोधपुर में हो तो जोधपुर लीजियंस नाम से वहां बटालियन खड़ी कर दी। तो अपन जो कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, राजपुताना में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के तहत अपन पॉलिटिकल एजेंट एजीजी व राजपुताना में जो नियुक्त की गई प्रमुख जो बटालियन है, छावनियां वगैरह, उनके बारे में। और उसी क्रम में अपन आगे शुरू करेंगे 1857 की क्रांति। आज अपन ने देखा है किस प्रकार से राजपुताना जो मुगलों के अधीन था वो राजपुताना अंग्रेजों के अधीन इन संधियों से हो जाता है। होने का कारण मेन थे मराठे व पिंडारी। जिस किसी को वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर चैनल